हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में, जो कि इशू किया जाता है आरबीआई की तरफ से। ये हर 6 मंथ्स में आता है। यहाँ पे बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है, और वो बैड न्यूज़ के बारे में जब हम बात करने वाले हैं। हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो 3-4 चीज़ों के अराउंड रहेगा। पहला चीज़ कि आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बोल क्या रहा है, दूसरा चीज़ एफएसआर होता क्या है, और ग्रॉस एनपीए क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। एफएसआर इज़ बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि आरबीआई के थ्रू इशू किया जाता है, और ये हर 6 मंथ्स में हमें देखने को मिलता है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है कि हमारे कंट्री की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका स्टेबिलिटी कैसा है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये रिपोर्ट हमारे लिए? बिकॉज यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और आरबीआई गवर्नर भी इस कमेटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो एनालिसिस है वो हमारे टॉप लीडर्स के थ्रू आ रहा है, जिसके बेसिस पे हमारी पॉलिसीज़ फ्रेम होती हैं। आरबीआई इसमें बोल क्या रहा है? बेसिकली बिकॉज ऑफ पैंडमिक सिचुएशन आरबीआई ने एक स्ट्रेस टेस्ट करवाया था, जिसमें 4 सिनेरियोज लिए थे। एंड उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारे ग्रॉस बैड लोन्स है, बेसिकली ग्रॉस एनपीए, वो हाईएस्ट हो सकते हैं इन द लास्ट 20 ईयर्स। और जो इसका मेजर रीज़न है वो लॉकडाउन और कोविड-19 को माना जा रहा है, बिकॉज इसकी वजह से जो हमारा डिमांड है और जो हमारा कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि इन वेरी स्ट्रेस सिनेरियो हमारा जो ग्रॉस एनपीए है वो 14.7% हो सकता है। अगर मैं आपके साथ मार्च 2020 का डेटा शेयर करूं, तो ये जो एनपीएस थे वो अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग थे। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल हो रहा है, विच इज़ गोना बी अ वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। अगर बेसलाइन सिनेरियो की बात करें, वहाँ पे भी 12.5% माना जा रहा है। तो सोचिए, अगर वेरी स्ट्रेस्ड सिनेरियो आ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और प्रॉब्लम क्यों होगा? इस एनपीए की वजह से होता क्या है, जो हमारे बैंक्स के कैपिटल होते हैं वो हाईली इरोड हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैंक का कैपेसिटी होता है आगे लोन देने का वो नहीं दे पाते। अब सिंपल सा चीज़ समझिए, अगर कि बैंक्स के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो आगे लोन कैसे दे पाएंगे? इस लिक्विडिटी को समझते हुए आरबीआई की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि जो आरबीआई ने अभी काफ़ी सारे लिक्विडिटी मेजर्स लिए थे पास्ट में, हो सकता है आरबीआई को विड्रॉ करना पड़े, क्योंकि ये जो पैसा दिया गया था ये किसी केपेक्स वगैरह में यूज़ नहीं हो रहा है। बेसिकली ये कहीं पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट या बिजनेस ग्रो करने के लिए नहीं हो रहा है, जबकि मेंटेनेंस के लिए हो रहा है। क्योंकि डिमांड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट एक्सपेंडिचर्स अभी भी जा रहे हैं, सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए लोन लिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो सकता है आगे जाके। यहाँ पे मैंने ब्लूमबर्ग से एक चार्ट लिया है जो बेसिकली बता रहा है कि जो एनपीए का सिचुएशन है वो 2 डिकेड्स में कैसा रहा है। आपको सबको पता होगा कि आरबीआई के जो रघुराम राजन जब गवर्नर थे तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पेपर्स लेके आए थे, जिसमें जो एनपीएज उनको रिकग्नाइज़ करना शुरू किया था, जिसकी वजह से जो ऑलमोस्ट हमारी बुक्स क्लीन हो चुकी थी। जो बैंक्स हैं उनमें एनपीएज ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुके थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि अब जाके बैंकिंग का सिचुएशन और बेटर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। आगे जाके सिचुएशन और ख़राब लग रही हैं, और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लग रहा है। ये रिपोर्ट जो है ये जुलाई 2020 का है, एंड द सोर्स इज़ बेसिकली ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल है इसके ऊपर, वहाँ से हमने ये चार्ट लिया है। यहाँ पे आरबीआई ने 4 टाइप के स्ट्रेस सिनेरियोज बनाए हैं। अगर हम पहला बात करें तो बेसलाइन, विच इज़ आपका जो नॉर्मल सिचुएशन है वो। उसके बाद मीडियम स्ट्रेस, कि अगर थोड़ा बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है तो कैसा परफॉर्म कर सकता है। तीसरा सीवियरली स्ट्रेस, जहाँ पे सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। एंड वेरी सीवियर स्ट्रेस। अगर हम बात करें तो इसमें जो डेटा मेजरली लिया हुआ है वो अप्रैल तक का डेटा लिया हुआ है। अभी जो हमारे पास 3 मंथ्स है वो कंपेरेटिवली बेटर हुए हैं, बट जब लॉकडाउन हुआ था तो हर सब कुछ ही बंद हो चुका था। इसके वजह से ऐसा लग रहा है कि इसमें और ज़्यादा कॉशियसली इसको प्रिपेयर किया गया है। इसमें ऐसा बताया गया कि अगर वेरी स्ट्रेस सिनेरियो आता है तो जो हमारा जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन है वो मोर देन 6% भी हो सकता है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगा कि जो आपका जीडीपी है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी अदर पैरामीटर्स में भी बताया हुआ है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो कैसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है यहाँ पे, और एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो, अगेन मतलब सारे ही पैरामीटर्स यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं ग्रॉस एनपीएस के बारे में एंड नेट एनपीएस के बारे में। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए होता क्या है। बैंक्स क्या होता है, जब भी लोन देते हैं बैंक को एक आइडिया लग जाता है कि इतना पैसा नहीं आने वाला है, उसका वो ऑलरेडी प्रोविजंस क्रिएट कर चुके होते हैं। ओके, ग्रॉस एनपीए का यहाँ पे सिंपल सा मतलब समझिए कि जितना भी पैसा है जो कि टोटल नॉट रिकवरेबल है वो आपका ग्रॉस एनपीए में आता है, और जिसका प्रोविज़न ऑलरेडी बन चुका होता है, अगर यहाँ पे प्रोविज़न माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस बचता है वो आपका नेट एनपीए होता है। अगर एनपीए का सिंपल सा बात करें तो एनपीए बहुत कॉमन टर्म है। इसका मतलब ये कि अगर आपका जो बैंक है उसको कैपिटल, मतलब उसका जो मूल है वो, या इंटरेस्ट, दोनों में से अगर कुछ भी चीज़ 90 डेज तक नहीं आता है तो वो एनपीए में क्लासीफाई हो जाता है। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी होता है, विच इज़ अगर ये 12 मंथ्स तक भी नहीं आया तो वो सब स्टैंडर्ड में चला जाता है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, एंड देन आपका लॉस एसेट। बट आप ये समझ के चलिए कि एनपीए का बेसिकली मतलब ये हो गया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि किसी भी बैंक ने 100 रुपये के लोन्स दिए
और अगर मैं 12.5% भी पकड़ लेता हूँ कि एनपी हो गया, तो इसका मतलब 12.5 रुपये उनके पास नहीं आएंगे। तो ये उनका कैपिटल लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक आगे फर्दर लोन नहीं दे पाता। इस पूरे रिपोर्ट का कंक्लूजन मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आरबीआई की तरफ से जो कमेंट्री आई है। सो बेसिकली जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने क्या बोला है वो जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने यहाँ पे बेसिकली फ्लैग किया है स्टॉक मार्केट को कि जो स्टॉक मार्केट चेयर अप हो रहा है इसमें हल्का सा वार्निंग का ज़रूरत था। उन्होंने वार्न किया है कि बैड लोन्स आगे आके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उनके लिए क्यों कंसर्न है, उनका ये स्टेटमेंट से क्लियरली आपको पता चल जाएगा। देयर इज़ अ ग्रोइंग डिस्कनेक्ट बिटवीन द मूवमेंट इन सर्टन सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड रियल सेक्टर एक्टिविटी। ये यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर का बात कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट लग रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो कॉन्टीन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 11,200 तक आ चुका है। बट जो हमारा रियल सेक्टर है, जो रियल इकोनॉमी है, वो ये रियल नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, बट स्टॉक मार्केट इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे रेड फ्लैग किया है, और यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज़ भी बोला है कि वो जो यहाँ पे लिक्विडिटी मेजर्स दिए गए थे हो सकता है उसको विड्रॉ कर लें, क्योंकि जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करते रहिए, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का ज़रूरत है वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फैमिली ग्रुप्स में, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।